हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। ये वीडियो है सेकेंड पार्ट क्लास 7th हिस्ट्री के 4th चैप्टर का, जिसका नाम है द मुगल एम्पायर। और इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और किस तरीके से मुगल साम्राज्य बढ़ता रहा और एक वक्त पे आके हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में इन मुगल बादशाहों का राज हुआ। और हमने डिस्कशन किया मुगल साम्राज्य के जो स्टार्टिंग के जो कुछ खास बादशाह थे उनके बारे में। तो अब इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि वो जो मुगल साम्राज्य था, उस मुगल साम्राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो राजकाज के तरीके थे, हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और एल्सवेयर सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य के राजकाज करने के तरीकों के बारे में। और हमारा सबसे पहला टॉपिक है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। ये बेसिकली जो सिस्टम था, ये आर्मी का सिस्टम था। होता क्या है कि जब भी कोई साम्राज्य होता है तो उसमें अलग अलग इलाके होते हैं, तो हर इलाके में एक सेना की टुकड़ी बनाई जाती है और ये तमाम इलाकों की सेनाएं मिलकर उस साम्राज्य की सेना बनाती हैं। तो अगर किसी इलाके में बगावत हो जाए तो इसलिए भी वहाँ सेना होनी चाहिए, हर इलाके की एक सेना। और अगर कहीं बाहर से हमला हो जाए तो हर इलाके में उसके लिए भी एक सेना होनी चाहिए। और किसी भी इलाके की जो सेना होगी वो उसी इलाके के लोगों से मिलके बनी होनी चाहिए और उस इलाके के जो लोग हैं उनको आपको मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा, अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को साम्राज्य बनाना कहते हैं, जब सब अलग अलग इलाकों के लोगों को एक साथ लेके आप साम्राज्य बनाते हैं। तो अब होता क्या है, यहाँ डिस्कस करते हैं। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. From a small nucleus of Turkish nobles, Turranis, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, Jats, and other groups. Those who joined Mughal service work were called Mansabdars. Expand का मतलब होता है बढ़ना या फैलना। एनकम्पस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घेर लेना या किसी भी चीज़ को समा लेना। और रिक्रूट का मतलब होता है जब आप किसी काम के लिए किसी आदमी को रखते हो, वो काम किसी आदमी को सौंपते हो, तो कहा जाता है कि आपने उस आदमी को रिक्रूट किया। तो हुआ ये था कि जब बाबर आया था उज़्बेकिस्तान से, और उस टाइम पे बाबर के साथ टर्किश ओरिजिन के लोग थे, जो बाबर के भरोसेमंद जो साथी थे, जो बाबर की टीम थी, वो टर्किश नोबल्स थे, टर्की के ओरिजिन के, जिनको तुर्रानीस कहा जाता है। तो जब बाबर ने इब्राहिम लोदी के साम्राज्य को हरा दिया और ये जो इब्राहिम लोदी का साम्राज्य है ये बाबर को मिल गया, तो जो सबसे पहली जो टीम बनी थी मुगल साम्राज्य की, वो टीम बनी थी इन टर्किश नोबल्स से, जिनको तुर्रानीस भी कहा जाता है। अब जब ये मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया और मुगल साम्राज्य जब बढ़ने लगा, जब अलग अलग इलाकों को जीतने लगा, तो हर इलाके की एक से एक सेना बनाई गई और वो साम्राज्य का हिस्सा बनते चले गए। तो इस तरीके से जैसे जैसे मुगल साम्राज्य एक्सपैंड होता गया और अलग अलग इलाकों को एनकम्पस करता चला गया, तो मुगल्स ने अलग अलग जगह के लोगों को रिक्रूट किया अपनी सेना में, अपने राजकाज के तरीके में, अपने मंत्रिमंडल में। शुरुआत हुई थी टर्किश नोबल्स के साथ, लेकिन जैसे साम्राज्य बढ़ता चला गया उन्होंने ईरानियंस को भी लिया। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का इलाका है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका है, जब वहाँ को जीता तो वहाँ पे ईरानियंस को इन्होंने रखा, इंडियन मुस्लिम्स को रखा, इन्होंने अफगान्स को रखा, राजपूतों को रखा। जब डेक्कन वाला इलाका जीता वहाँ इन्होंने मराठाओं को भी अपनी टीम में रखा, उसके बाद जाटों को अपनी टीम में रखा। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स, जितने भी इलाकों को जीतते चले जाएंगे, सबके सब लोगों की टीम बनती चली जाएगी। तो मुगल्स की जो पूरा मंत्रिमंडल था, या जो पूरी टीम थी, जो आर्मी थी, उसमें हर तरह के लोग थे। और ये जो खास लोग थे जो मुगल की सर्विस में आते थे, इनको टर्म दिया जाता था मनसबदार्स। तो अब जरा इन मनसबदारों का सिस्टम देखते हैं। मनसबदार refers to an individual who holds a mansab, meaning of position or rank. It was a grading system used by Mughals to fix the rank, salary, and military responsibilities. Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सवार और cavalrymen. तो मनसबदार, ये जो टर्म है, मनसबदार किसी भी ऐसे इंसान को कहते हैं जिसके पास एक मनसब हो। और ये बेसिकली एक सिस्टम था कि लोगों को एक पोजीशन दी जाए या एक रैंक दिया जाए,
यानी कि कोई पद या कोई ओहदा। और ये मनसबदार जो थे, ये ग्रेडिंग सिस्टम डिसाइड करता था कि किसी मनसबदार की रैंक क्या होगी, उसको पैसा कितना मिलेगा और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। ये चीज़ मैं बता ही चुका हूँ कि मनसबदार वाला सिस्टम बेसिकली आर्मी के लिए था। तो अब इन मनसबदारों की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? मनसबदारों का जो काम था वो ये था कि वो मेंटेन करें एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार या कैवेलरी मैन। कैवेलरी मैन यानी कि जो घुड़सवार होते हैं। तो मनसबदारों का काम ये था कि वो सैनिक और घुड़सवार तैयार रखें। अगर कोई मान लीजिए ऐसा मनसबदार है जिसको कहा गया है कि आप 500 घुड़सवार तैयार रखिए, तो उस मनसबदार की काम होगा कि वो 500 सैनिक और 500 घोड़े तैयार रखे, हमेशा रेडी रखे आर्मी अपनी। और कोई मनसबदार होगा, उसको मान लीजिए कहा गया हो कि आप 2000 घुड़सवार तैयार रखिए। तो अब ये जो 2000 जिस आदमी को आपने जिम्मेदारी दी है 2000 घुड़सवार तैयार रखने की, उस आदमी का मनसब ऊंचा होगा, यानी कि उस आदमी को ज़्यादा बड़ा ओहदा मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी सेना उसने रखी है। और इसके अलावा जिस आदमी को आपने 2000 घुड़सवार तैयार रखने को कहा है, उसे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और जो मनसबदार सिर्फ 500 सेना जिसको कहा है आपने, उसे आपको थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ग्रेडिंग सिस्टम था कि छोटा मनसब जिसके पास है, जो बड़ा मनसब जिसके पास है, तो बड़ा मनसब है तो ज़्यादा इज्जतदार होगा, इसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से मनसबदार जो थे, इनका ग्रेडिंग हुआ करता था। सबको सेना बनानी है और मनसब की ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दे वर गिवन अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। द हायर द जात, मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन द कोर्ट एंड हिज सैलरी। और इन मनसबदारों को ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इसे कहा जाता था जात। तो अगर किसी की जात ऊंची है यानी कि ज्यादा है, तो उसे ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता था। प्रेस्टीज का मतलब होता है इज्जत, प्रेस्टिजियस का मतलब इज्जतदार। तो जो भी मनसबदार जिसकी जात ज्यादा है, यानी कि उसे बड़ी सेना बनानी है, उसको इज्जत ज्यादा मिलेगी, उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और उसे पैसा भी ज्यादा दिया जाएगा। तो इस तरीके से मनसबदार बनाए जाते थे सेना बनाने के लिए, और इनका ग्रेडिंग सिस्टम इस तरीके से चला करता था। अकबर के टाइम में एक छोटा सा स्टार्ट है कि अकबर के टाइम में 29 मनसबदार हुआ करते थे और औरंगजेब के टाइम में 79 मनसबदार हुआ करते थे। और ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है आप देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि औरंगजेब, पहली बात तो औरंगजेब के टाइम में साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और औरंगजेब जिंदगी भर सिर्फ लड़ाइयाँ ही करते रहा। कभी इससे लड़ रहा है, कभी उससे लड़ रहा है, कभी इधर बगावत हो गई, कभी उधर बगावत हो गई। तो इस वजह से औरंगजेब को बहुत बड़ी सेना बना के रखनी पड़ती थी। इस वजह से मनसबदार भी बहुत ज़्यादा थे। और क्योंकि अलग अलग जगह बगावत होती थी, तो लोगों की बगावत रोकने के लिए आपको लोगों को कुछ देना भी पड़ेगा। तो कई लोगों को मनाने के लिए मनसब दे दिए जाते थे इस तरीके से, चलो ठीक है आज से आप मनसबदार हो गए तो आपको पैसा मिलेगा, आप पे जिम्मेदारी है, तो शायद बगावत कम हो। तो इस वजह से मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के टाइम पे आते आते बहुत बढ़ गई थी। द मनसबदार्स बॉट देयर कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs, which were somewhat like iktas। और इन मनसबदारों का एक और काम ये था कि वो जितने भी, अब किसी मनसबदार को कह दिया गया कि आप घुड़सवार तैयार रखिए, तो वो मनसबदार टाइम टाइम पे अपनी सेना की टुकड़ी लेकर आएंगे और जितने भी सवार हैं, जितने भी घुड़सवार हैं, जितने भी कैवलरी मैन हैं, उनको रिव्यू करवाएंगे। देखा जाएगा कि कैसी ट्रेनिंग हुई है उनकी, और ये सब तमाम चीज़ें उनको रजिस्टर करवाया जाएगा कि एक रिकॉर्ड रहे कि कितनी सेना है हमारे पास। और हॉर्सेस ब्रांडेड, हॉर्सेस ब्रांड यानी कि जो घोड़े हैं, घोड़ों की निशानदेही करी जाएगी और ये पहचानने के लिए कि मुगल साम्राज्य के घोड़े हैं। और मनसबदार ये सब जो जितनी सेना बनाएंगे, इस सेना को बनाने के लिए मनसबदारों को पैसा चाहिए होगा, तो मनसबदारों को पैसा देना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो पैसा दिया जाता था मनसबदारों को, ये डायरेक्टली नहीं दिया जाता था। मनसबदारों की जो सैलरी थी, ये सैलरी इस तरीके से दी जाती थी कि उन्हें रेवेन्यू असाइनमेंट्स दिए जाते थे। और जैसे कि मान लीजिए कोई जगह है, उस जगह से टैक्स आना है,
राज्य के पास। तो मनसबदारों को ऐसे इलाके या इन इलाकों को कहा जाता था जागीर। तो ऐसे जागीर दे दी जाती थी मनसबदारों को कि ये इलाका जो है, इस इलाके का एक डेफिनेट परसेंट टैक्स के तौर पे वो आपको मिलेगा, उस पैसे से ही आप सेना तैयार रखो हमेशा। और ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि हम दिल्ली सुल्तान्स के टाइम में पढ़ चुके हैं कि मुक्ति होते थे और उन्हें इक्ता दिए जाते थे कि इन इक्ता से उन्हें टैक्स मिलेगा और उस टैक्स से वो आर्मी बना के रखेंगे। तो मोर और लेस ये वैसा ही सिस्टम था। मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स, they only had the right to revenue which was collected for them by their servants। और जितने भी मनसबदार थे, इनको अगर किसी मनसबदार को सेना बनाने के लिए कोई जागीर दे दी गई तो ये उस जागीर में दरअसल रिसाइड नहीं करते थे। रिसाइड करने का मतलब उस जगह में रहना। ये मनसबदार उस जागीर में रहते नहीं थे और ना ही उस जागीर के राजकाज में कोई काम था इनका। इन मनसबदारों के जो सर्वेंट्स हैं, यानी कि जो नौकर चाकर हैं, ये नौकर उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके ले जाते थे इन मनसबदारों के पास। यानी कि मनसबदारों की जो जागीर मिलती थी, उस जागीर का कोई एक्चुअली इनको जाके ना रहना है, ना जाके इनको राजकाज संभालना है। इनके नौकर सिर्फ वहां से जाके टैक्स ले आएंगे और मनसबदार उस पैसे का अपनी आर्मी बना के रखेंगे। इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड so that their revenue was roughly equal to the salary of the मनसबदार। अब ये जो सिस्टम है मनसबदारों का, इसमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि आपने किसी मनसबदार को मान लीजिए कह दिया कि आपको 1000 घुड़सवार रखने हैं और उसे एक तरफ आपको जागीर भी देनी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मनसबदार को कौन सी जागीर देनी है। मान लीजिए अगर कोई जागीर ऐसी जागीर है जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, इतना रेवेन्यू आता है कि उसके टैक्स से आप 5000 घुड़सवार रख सकते हो, तो वो जागीर अगर किसी ऐसे मनसबदार को दे दी जाए जिस मनसबदार का काम सिर्फ 1000 घुड़सवार का है, तो होगा क्या, राज्य का नुकसान होगा कि इतनी मतलब कीमती जागीर है जिससे 5000 घुड़सवार रखे जा सकते हैं, आपने सिर्फ 1000 रखे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि किस मनसबदार को कौन सी जागीर देनी है। तो अकबर के टाइम में ये जितनी भी जागीर थी, इनको बहुत केयरफुली असेस किया जाता था कि किस मनसबदार की कितनी सैलरी है और उस सैलरी के बराबर ही उसे रेवेन्यू मिले उस जागीर से, यानी कि जितनी जागीर उतना ही रेवेन्यू। इस तरीके से ये बहुत केयरफुली अकबर के टाइम में ये किया जाता था। By Aurangzeb's reign, this was no longer the case and actual revenue collection was often less than the granted sum. There was also a huge increase in the number of mansabdars, which meant a longer wait before they received a jagir. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. Therefore, the peasantry suffered tremendously. अब अकबर के टाइम में तो ये सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ, क्योंकि औरंगजेब हमेशा लड़ता रहा, इसको हमेशा बहुत बड़ी सेना चाहिए थी, तो इसके टाइम में क्या हुआ, जागीरदार बहुत बढ़ गए और जागीरदारों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। तो अब होता क्या था कि जागीरदार जो हैं उनको जो भी जागीर दी गई, मतलब जितने मनसबदार हैं उनको जो भी जागीर दी गई कि इस जगह से आपको टैक्स इकट्ठा करके सेना बनानी है, तो सेना बड़ी बनानी है लेकिन उतना टैक्स मिल नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादा मनसबदार हैं, जगह कम है, क्योंकि ज़मीन और जो खेती है वो तो लिमिटेड ही है। तो मनसबदार ज़्यादा हो गए हैं, तो अब जितना इनको चाहिए, पैसा चाहिए, उतना इनको जागीर नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से क्या होता था कि जो एक्चुअल रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था ये हमेशा कम हो जाता था जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। यानी कि मनसबदार को कह दिया जाता था कि आप इतनी सेना रखिए और आप इस जागीर से आपका काम हो जाएगा, लेकिन उस जागीर से काम हो नहीं पाता था, पैसा कम पड़ने लग जाता था। और इसके बाद क्योंकि मनसबदारों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा मनसबदार हो गए, इस वजह से ये भी होने लग गया लॉन्गर वेट। यानी कि कोई आदमी मनसबदार बना दिया गया, उसको कह दिया गया कि आप इतने घुड़सवार तैयार रखिए, लेकिन उसे जागीर नहीं मिल पा रही है।
तो अब वो सेना बनाएगा, अपने पैसे की सेना बना के रखे, वो जागीर उसे मिल ही नहीं पा रही है, बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाके किसी जगह को दिया जा रहा है कि हाँ आपको इस जगह से टैक्स लेना है। तो इस वजह से क्या होता था कि जो जागीरदार होते थे उन्हें जैसे ही कोई जागीर मिलती थी वो ये हमेशा कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है वसूल करना, तो वो ये कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वसूल किया जा सके जिससे कि पैसा इकट्ठा हो। और इन सब वजहों से क्या होता था कि जो पीजेंट्री है, पीजेंट्री यानी कि जो बेसिकली उस टाइम पे कोई इंडस्ट्रीज़ या कोई ऐसा ऑफिसेज, मल्टीनेशनल कंपनीज थे नहीं, सारा टैक्स डिपेंड करता था खेती और मजदूरी पे, किसानी पे। तो ये जो किसान होते थे अल्टीमेटली हर चीज़ का दबाव इन्हें झेलना पड़ता था। तो ये जो पीजेंट्री है, ये जो किसान वर्ग है जो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं खेतों में, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे और ट्रिमेंडसली का मतलब बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और इन्हीं से टैक्स एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो ये जो हमने सिस्टम देखा मनसबदारों का और जागीरदारों का, ये सिस्टम तो आर्मी के लिए था। अब जो नॉर्मल टैक्स वाला सिस्टम है, हम नॉर्मल टैक्स वाला सिस्टम डिस्कस करते हैं। और इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूं। हिंदुस्तान का जो समाज रहा है हमेशा से, यानी कि सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से, वो स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ समाज का, तो फिर आप इन चीज़ों को आराम से समझ पाएंगे। तो हमेशा से, यानी कि 2000 साल, 3000 साल पहले से, जब से हिंदुस्तान में समाज बनना शुरू हुआ, और समाज जब बना तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा वो 4 वर्ण हुआ करते थे, और 4 वर्णों का जो सिस्टम था समाज का, अब उस चीज़ को यहाँ देखते हैं टैक्सेशन सिस्टम में कैसे काम करता था। तो होता ये था कि मान लीजिए ये कोई गांव है और इस गांव में मान लीजिए ये जो इलाका है, इधर का इलाका, यहाँ पे खेत हैं, बड़े बड़े ज़मीनें हैं, और इसके बाद ये जो ज़मीन इधर की है, गांव का दूसरा हिस्सा, यहाँ पे घर हैं। तो अब गांव का सिस्टम क्या होता था कि अलग अलग जात के हिसाब से उनके इलाके डिवाइडेड होते थे। तो जैसे एक इलाका हो गया ये ब्राह्मणों का हो गया, एक इलाका ये क्षत्रियों का हो गया, एक इलाका ये वैश्यों का हो गया, और जो लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे जिनको शूद्र या जिनको दलित कहा जाता था, और हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्लासेस में, कि उन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, उनको कोई ज़मीन नहीं होती थी और कोई भी उनके राइट्स नहीं होते थे। तो ये गांव के कोने कोने वाले इलाके में ये जो शूद्र या दलित थे इनकी बस्तियां होती थी। और ये तो सिस्टम रहने का हो गया। ये जो खेत हैं, ये खेत अब इन हायर कास्ट के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हों चाहे क्षत्रिय हों, खेत और ज़मीनें इन लोगों की होती थी। तो मान लीजिए इतनी बड़ी ज़मीन है और इस ज़मीन का मालिक ये आदमी है, इस ज़मीन का मालिक ये आदमी है। तो अब इन ज़मीनों में क्या होता था, मान लीजिए ये कोई खेत है, बड़ी सी ज़मीन है, और इस ज़मीन का मालिक ये आदमी है। तो अब ये जो हायर कास्ट के लोग होते थे ये खुद खेती नहीं करते थे, इनके खेतों में जो मजदूरी होती थी, जितनी खेती होती थी, ये खेती करते थे ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं। और इन लोअर कास्ट के लोगों को मैं डॉट्स की तरह दिखा रहा हूँ, और ये डॉट्स बेसिकली इसी चीज़ का सिंबल है कि ये होते हुए भी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बस काम करने के लिए गुलामों की तरह इस्तेमाल होते थे, स्लेव्स के जैसे इस्तेमाल होते थे। इनका कोई हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। इनके कपड़े अलग हुआ करते थे, इनकी बोली भाषा अलग रखी जाती थी, और इनको मजबूर थे कि ये और इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां हमेशा यही काम करेंगी और कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो आदमी होता था जिसकी ज़मीन है, उसकी ज़मीन पे ये लोग जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये खेती किसानी करते थे, और जितनी भी फसल होती थी वो होती थी इस आदमी की जिसका खेत है। तो इस आदमी को जिसकी ज़मीन है, इस आदमी को कहा जाता था ज़मींदार। ज़मींदार यानी कि जिसकी ज़मीन है। और जो अब हम कहते हैं पीजेंट, ये जो टर्म यूज़ करते हैं कि पीजेंट्स बहुत सफ़र करते थे, तो पीजेंट्स का मतलब ये लोग
जिनकी ना अपनी ज़मीन है ना अपने रिसोर्सेज हैं, ये दूसरों की ज़मीनों में काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, 12 महीने काम करते हैं और बदले में इन्हें सिर्फ इतना खाना मिलता है कि ये जी पाएँ, जैसे तैसे जिंदा रह पाएँ। तो होता ये था कि गांव का सिस्टम जो है, इन ज़मीनों से जितना फसल उगती थी ये फसल आएगी इन ज़मींदारों के पास, और ये जो ज़मींदार हैं ये उस फसल का एक हिस्सा देंगे टैक्स के तौर पे। जो भी बादशाह होगा, जो भी बादशाह आएगा, उस बादशाह को टैक्स के तौर पे ज़मींदार टैक्स देंगे। तो ये सिस्टम था और ये सिस्टम हमेशा से चला आया, सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से। और कोई भी राजा रहे, कोई भी साम्राज्य रहे, जैसे गुज्जर प्रतिहारास का राज था, तो ये जो गांव का सिस्टम है, ये गांव का सिस्टम कभी भी चेंज नहीं हुआ, ये हमेशा ऐसा ही रहता था। बस इतनी सी बात है, ये जो टैक्स जा रहा है पहले गुज्जर प्रतिहारास के पास चला जाएगा, उसी जगह में जब दिल्ली सुल्तानों का राज हो गया तो ये टैक्स दिल्ली सुल्तानों के पास चला जाएगा। जब मुगल बादशाहों का राज हुआ तो यही टैक्स, यही सिस्टम, यही टैक्स मुगल बादशाहों के पास चला जाएगा। आगे भविष्य में जब अंग्रेजों का राज हुआ तो यही टैक्स अंग्रेजों के पास चला जाएगा। और ये सिर्फ कुछ लोग रहे जो ओन करते थे रिसोर्सेज, और जो ज़्यादातर जनसंख्या है, ज़्यादातर मतलब आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या, ये बस ऐसे ही बिना खेत वाले, बिना ज़मीन वाले मजदूर हुआ करते थे, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि पीजेंट्री सफर्ड ट्रिमेंडसली। ये वो पीजेंट्री थे, इनको कभी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिला नहीं ज़्यादा। तो अब ये जो पूरा सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया, अब आप ये चीज़ आराम से समझ पाएंगे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था राज्य का, वो था जो भी खेती किसानी से प्रोड्यूस होता था, और ये प्रोड्यूस पीजेंट्री यानी कि ये जो किसान थे ये पैदा करते थे। पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू रूरल इलाइट और लोकल चीफ्टन्स। और ये जो किसान थे, किसान लोग अपना टैक्स कैसे पे किया करते थे? जो रूरल इलाइट थे, रूरल इलाइट यानी कि गांव के लेवल पे जो ऊंचे लोग हैं, इलाइट यानी कि ऊंचे लोग, तो गांव के लेवल पे जो ऊंची कास्ट वाले जो ब्राह्मण या क्षत्रिय लोग थे, ये थे रूरल इलाइट, या जिनको लोकल चीफ भी कहा जाता है। तो ये पीजेंट्स टैक्स इनके थ्रू दिया करते थे। और ये जो मुगल्स थे, मुगल्स इन लोगों को टर्म देते थे जिनकी ज़मीनें होती थी, और जो लोग टैक्स देते थे इनको मुगल्स टर्म देते थे जमींदार्स, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरी का मतलब होता है जो बिचौलिया होता है, यानी कि पीजेंट ने फसल उगाई, वो फसल पीजेंट नहीं देगा बादशाह को, वो फसल इन लोगों की है और ये लोग बादशाह को देंगे। तो ये जो बीच के लोग हैं, जो जमींदार हैं, इनको इंटरमीडियरी कहा जाएगा, यानी कि जो बीच के लोग हैं जो टैक्स ले रहे हैं और फिर दे रहे हैं। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर तोदरमल carried out careful survey of crop yield, prices and areas cultivated for 10-year period. On this basis, tax was fixed on each crop in cash. अब अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, इनका नाम था तोदरमल, और अब इनको ये भी ध्यान रखना है कि टैक्स कितना लिया जाएगा। टैक्स ज़्यादा कम भी ना हो, टैक्स बहुत ज़्यादा भी ना हो कि ये इन लोगों को देने में बहुत मुश्किल हो जाए, और इतना कम भी ना हो कि साम्राज्य कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि साम्राज्य को इतनी बड़ी सेना बनानी है, तमाम तरह के काम करने हैं, बाकी राजा हैं, इनको ज़रूरत भी है, इनके अपने ऐशो आराम भी हैं। तो अब होता क्या था, इस वजह से जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत केयरफुल सर्वे करा कि सारे इलाकों का, जितने भी इलाके हैं, कि कौन से फसल होती हैं, उन फसलों की कीमत क्या है, और कितने इलाकों में खेती किसानी करी जाती है। और उन्होंने ये जो पूरा सर्वे था, ये 10 साल तक इन्होंने सर्वे किया, और 10 साल के सर्वे में इनको पूरा आइडिया लग गया कि किस इलाके में कौन सी फसल होती है, किस फसल की ज़्यादा कीमत लगती है, किस फसल की कम कीमत लगती है। और इस वजह से उन्हें हर इलाकों पे अलग अलग लेवल ऑफ टैक्स लगाया। जहाँ पे फसल कम उगती है, ऐसी फसल उगती है जिसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, वहाँ टैक्स कम रखा जाएगा। जहाँ फसल बहुत अच्छी फसल उगती है, खूब फसल उगती है और महंगी फसल उगती है, वहाँ टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा। और ये जो टैक्स था
ये टैक्स कैश में हमेशा लिया जाता था, यानी कि पैसे रुपए के फॉर्म में और अनाज के फॉर्म में तो लिया ही जाता था। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स कॉल्ड जब्त। और जितने भी प्रोविंस होते थे, यानी कि जितने भी इलाके होते थे, उनको, क्योंकि अब सर्वे जो हुआ, सर्वे में आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ कम खेती है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ अच्छी खेती है, तो आपको सारे प्रोविंसेस को डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे रेवेन्यू सर्कल्स में। और इन रेवेन्यू सर्कल्स का एक शेड्यूल होगा जिनके अलग अलग रेवेन्यू रेट होंगे, कहीं पे ज़्यादा टैक्स, कहीं पे कम टैक्स। और इस पूरे सिस्टम को कहा जाता था जब्त, कि एक इंडिविजुअल क्रॉप्स के लिहाज से कितना टैक्स लगेगा। इन सम एरियाज जमींदार्स हैड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव द जमींदार्स इनटू रेबेलियन। Sometimes zamindars and peasants allied in rebellion against the Mughal authority. These peasant revolts challenged the stability of Mughal empire from the end of 17th century. और कई सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे इन जमींदारों की बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती थी। आज के टाइम में जैसे ये है कि सारे इलाके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हर जगह रास्ते बन चुके हैं, ट्रेन्स चलती हैं, सारे रोड्स बनी हुई हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में सही से रास्ते नहीं हुआ करते थे, जगहें डिस्कनेक्टेड थी आपस में, कोई फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स, अखबार या टीवी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे हमेशा चाहे कोई भी राजा रहा हो, चाहे दिल्ली सुल्तान, चाहे मुगल्स, चाहे ब्रिटिशर्स, बहुत ज़्यादा हर जगह इलाकों पे नहीं इनकी पहुँच हो पाती थी। जो ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे इतना कंट्रोल नहीं होता था राजाओं का, उन जगहों पे हमेशा जो ज़मींदार लोग थे इनकी बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती थी। और ये जो बेसिक, ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया, ये बेसिक सिस्टम हमेशा सेम रहा। और इनफैक्ट आज की बात बताऊं, आज तो आज़ाद हिंदुस्तान है, आज भी जो बेसिक सिस्टम है, आज तो ये वाला सिस्टम काफ़ी बेटर हो गया है। आज़ाद भारत की सरकारों ने काफ़ी कुछ काम किया है इस चीज़ को बेटर करने में, लेकिन स्टिल आज भी यही सिस्टम कहीं ना कहीं चलता है कि इन लोगों के पास रिसोर्सेज कम हैं और आज भी जो लोकल चीफ हैं, इन लोगों का राज चलता है। भले कोई भी सरकार आए, भले कोई कुछ भी हो, राज इन लोगों का चलता है, क्योंकि हर जगह गांव देहात तक पुलिस, अदालत यह नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ है। कई सारे ऐसे इलाके थे जहां इन जमींदारों का राज था, उनकी पावर कहीं ज़्यादा थी। और ऐसे इलाकों में अगर मुगल एक्सप्लॉयटेशन अगर करें टैक्स के लिए कि आपको जितना टैक्स कहा जा रहा है आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता था कि ज़मींदार कई बार रेबेलियन में आ सकते थे, बगावत कर देते थे। और 17th सेंचुरी के बाद, यानी कि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, औरंगज़ेब के बाद वाले टाइम की, जब मुग़ल साम्राज्य की स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई थी, उस टाइम पे ऐसा कई बार हुआ कि ज़मींदार, किसी भी इलाके के ज़मींदार और उस इलाके के जो पीजेंट्स हैं, ये एलाइड होके, एलाइड मतलब साथ में आके ये बगावत कर देते थे इन मुग़ल बादशाहों के खिलाफ। और इस तरीके से जो पीजेंट रिवोल्ट्स हैं, यानी कि इन जो ये बिना ये ज़मीन वाले खेतीहर मजदूर किसान हैं, इनके जो रिवोल्ट थे, इनके रिवोल्ट्स ने बाद में मुग़ल साम्राज्य की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा हैम्पर किया। अब हमारा अगला टॉपिक है अ क्लोजर लुक, और इसमें हम डिस्कस करेंगे अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में। अकबर ऑर्डर्ड अबुल फजल टू राइट हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। अबुल फजल wrote a 3-volume history of Akbar's reign titled अकबरनामा। अब अकबर के एक बहुत खास दोस्त थे और इनके दरबार का हिस्सा भी थे अबुल फजल। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और अकबर ने इनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि अकबर का जो राज था, जितना भी उनका कार्यकाल था, उनका इतिहास लिखने की जिम्मेदारी थी अबुल फजल की। तो अबुल फजल ने पूरा ये इतिहास लिखा है, अकबर के टाइम में जितनी भी चीज़ें हुई उन चीज़ों को लिखा, और इस इतिहास का नाम लिखा इन्होंने अकबरनामा, ये नाम दिया गया। और अकबरनामा ये जो था, ये बेसिकली 3 वॉल्यूम थे इसके, मतलब बेसिकली 3 किताबें इन्होंने लिखी थी। जो पहली किताब इन्होंने लिखी, पहली किताब में इन्होंने अकबर के पूर्वजों की कहानियाँ लिखी कि अकबर के पूर्वज कौन थे, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी। जो दूसरी किताब थी, दूसरी किताब बेसिकली ये रिकॉर्ड करती थी कि अकबर के टाइम में क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से हुई।
और जो तीसरी किताब थी, ये इस किताब का नाम था आईने अकबरी। और इस किताब में तमाम तरह की चीज़ें बताई गई थी। इट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू, कल्चर, जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, कि अकबर के टाइम में राजकाज कैसे होता था, सेना कैसे बनाई जाती थी, कौन कौन सी अलग अलग टुकड़ियाँ थी, रेवेन्यू कैसे आता था, टैक्स का सिस्टम कैसा होता था, जितना पूरा साम्राज्य है, अलग अलग कौन कौन से कल्चर के लोग थे। अकबर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि हिंदुस्तान में अलग अलग कल्चर्स कौन से हैं, और इसके बाद ज्योग्राफी क्या थी पूरे साम्राज्य की, और इस तरीके की जितनी छोटी मोटी चीज़ें, हर चीज़ ये आईने अकबरी में लिखी है अबुल फजल ने। अकबर्स एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज, governed by सूबेदार who carried out both political and military functions. Each province also had a financial officer और दीवान। और यहाँ पे अब अबुल फजल ने जो अकबर के काम काज के एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीज़ें बताई हैं, बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन। तो अकबर के जितना भी साम्राज्य था, उस साम्राज्य को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिनको कहा जाता था सूबा। जैसे आज के टाइम में हमारा देश अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली वही चीज़ है कि अलग अलग स्टेट हैं जिनका नाम कहा दिया गया सूबा, और हर सूबे का एक गवर्नर होता था जिसका नाम दिया गया सूबेदार। और ये जो सूबेदार होता था कि पूरी एक प्रोविंस का जो सूबेदार है, इसके पास दोनों तरह के काम होते थे, पॉलिटिकल भी, मिलिट्री भी, कि राजकाज की चीज़ें भी वो संभाल लेगा, वो मिलिट्री से जुड़ी चीज़ें भी संभालेगा, दोनों तरह के काम होंगे। और हर प्रोविंस में, हर सूबे में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होगा जिसका नाम होगा दीवान। तो सबके अपने अलग अलग काम होंगे, अलग अलग वक्त पे क्या क्या होगा। फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज सद्र, मिलिट्री कमांडर्स फौजदार एंड टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। और क्योंकि जो कानून व्यवस्था है, पीस, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों के लिए जो सूबेदार है, सूबेदार की मदद करने के लिए और भी कई सारे लोग थे, कई सारे पद बनाए गए। जैसे एक मिलिट्री पे मास्टर था जिसको बख्शी कहा जाता था, ये एक पद हुआ करता था हर सूबे में। एक मिनिस्टर थे जिनको चार्ज दिया गया था रिलीजियस और चैरिटेबल काम का, जिनको सद्र कहा जाता था। एक और पोस्ट बनाई गई मिलिट्री कमांडर की, जिनको फौजदार कहा जाता था। और जितने भी शहर हुए, हर शहर में जो पुलिस वाला काम होगा उसके लिए हर जगह पे कोतवाल वाली एक पद बनाया गया, हर जगह कोतवाल होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग पद बनाए गए, सबकी अपनी जिम्मेदारियां और काम दिए गए। While Akbar was at Fatehpur Sikri, he started discussions on religions with ulemas, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. Those discussions took place in Ibadat Khana. He was interested in the religion and social customs of different people. तो अब अकबर जब राजकाज कर रहे थे और अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी फतेहपुर सीकरी में, तो अब वहाँ ये क्या करते थे, इनकी हमेशा से आदत थी, तो ये ज़िंदगी भर इनकी आदत रही कि ये अलग अलग धर्म के लोगों को, धर्म गुरुओं को बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे, तमाम तरह के सवाल जवाब करते थे। तो अलग अलग जो उलेमा हैं, जो उलेमा लोग होते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो ज्यूज़ के जो प्रीस्ट लोग होते हैं, जो रोमन कैथोलिक्स हैं, जो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, ये सब अलग अलग धर्मों के जो धर्म गुरु लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह के लोगों को ये बुलाते थे और डिस्कशन करते थे एक जगह में, जिसको टर्म दिया गया था इबादत खाना। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो एक जगह थी जिसका नाम था इबादत खाना, वहाँ पे ये बैठ के इन सब लोगों से डिस्कशंस करते थे। और अकबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन धर्मों में और जो सोशल कस्टम्स और जो सोशल कल्चर्स थे पूरे साम्राज्य के अलग अलग लोगों में। हिंदुस्तान हमेशा से डाइवर्स देश रहा, यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी रही और अकबर बहुत फैसिनेटेड होते थे कि कितने अलग अलग तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। These interactions made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teachings created division and disharmony among his subjects. अब यहाँ इस स्टेटमेंट में दो बहुत खास टर्म्स यूज किए गए हैं, डॉगमा और बिगट्स। इन दोनों टर्म्स को पहले हम समझते हैं, तब जाके हमें इस चीज़ का मतलब समझ में आएगा। तो सबसे पहला टर्म है डॉगमा। डॉगमा को हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी सोच या हठ धर्मिता
ऐसे ऐसे टर्म हैं इस चीज़ के हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। अब ये डॉगमा या रूढ़िवादी सोच या रूढ़िवादी परंपरा का मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन टेक्स्ट बाय एन अथॉरिटेटिव लीडर विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। जो कोई अथॉरिटेटिव लीडर होता है, अथॉरिटेटिव लीडर यानी कि कोई एक ऐसा आदमी जो ये समझता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, कि मुझे भगवान ने ये काम सौंपा है कि मैं दुनिया को बताऊं कि क्या चीज़ कैसे होनी है, मैं अक्लमंद हूँ और मुझ पे ये जिम्मेदारी भगवान ने सौंपी है, तो इस वजह से सब लोगों को मेरी बात माननी चाहिए। और कोई अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो हम लड़ लेंगे उससे भिड़ लेंगे, लेकिन सब लोगों को मेरी बात माननी है। ये वाली जो एक सोच होती है, इस चीज़ को कहते हैं अथॉरिटेटिव लीडर। तो ये हर धर्म में ऐसे अथॉरिटेटिव लीडर होते हैं, किसी एक धर्म में नहीं, सारे धर्मों में ऐसे अथॉरिटेटिव लीडर आते हैं जिनको ये लगता है कि भगवान ने मुझे भेजा है और मुझे पता है कि भगवान को क्या पसंद है। तो ऐसे अथॉरिटेटिव लीडर्स कई बार क्या करते हैं, ये कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं या ये इंटरप्रिटेशन करते हैं धर्म की या धर्म में लिखी किसी टेक्स्ट की, कि ऐसा ऐसा लिखा है तो इसका ये मतलब है, भगवान ऐसा चाहते हैं, भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं, मुझे पता है कि भगवान को क्या पसंद है और मुझे पता है कि भगवान को क्या नहीं पसंद है, और मैं जो कहूँगा सबको ये मेरी बात माननी है और कोई भी आदमी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान की मर्जी मुझे पता है। तो ये जो चीज़ होती है, इस पूरे सोचने के तरीके को, इस पूरे काम करने के तरीकों को कहा जाता है डॉगमा, यानी कि जो रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी परंपरा है कि हमेशा से ऐसा चलता आया है और यही सबसे सही तरीका है, भगवान यही चाहते हैं। इन सब तमाम चीज़ों को कहा जाता है डॉगमा। और ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट थॉट वाली चीज़ें हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। जैसे रज़िया सुल्तान का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया कि जब रज़िया सुल्तान बनी तो जितने भी नोबल्स थे, सब लोगों ने इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया। उन नोबल्स का कहना ये था कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, उसने औरतों को आदमियों के मुकाबले कम बनाया है। तो इस वजह से जो औरतें हैं उन्हें आदमियों के मुकाबले समाज में भी हमेशा नीचे रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। और इस वजह से अगर कोई औरत राजा बन जाती है, सुल्तान बन जाती है, तो ये उस भगवान के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। यानी कि भगवान नहीं चाहते कि कोई औरत राजा बन जाए। तो इस वजह से जितने भी नोबल्स थे, जितने भी दरबार के लोग थे, वो रज़िया सुल्तान के खिलाफ बोलने लगे। तो ये जो चीज़ थी, इस चीज़ को कहा जाएगा डॉगमैटिक बिहेवियर, यानी कि रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी परंपरा, कि आप खुद से, आपने भले ही कुरान में ये चीज़ लिखी हो चाहे ना लिखी हो, कुछ सही हो चाहे ना सही हो, आप अपने मन मर्जी से आपने मतलब निकाल लिया कि हाँ हम ये चाहते हैं तो भगवान की मर्जी है ये। तो इस चीज़ को कहेंगे रूढ़िवादी परंपरा। अब जैसे एक चीज़ होती है कि औरतों को बुर्का पहन के रहना चाहिए, उन्हें पूरा अपना शरीर ढक के रहना चाहिए। तो ये जो चीज़ लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा चाहते हैं, ये चीज़ भी इस डॉगमा के अंदर आएगी कि हमेशा से ऐसा होता आया है, भगवान ऐसा चाहते हैं। जो कास्ट सिस्टम था, लोग इस चीज़ को भी जस्टिफाई करते हैं कि हाँ भगवान ने ऐसा ऐसा लिखा है, और जो लिखा है उसमें लिखा है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको हक नहीं मिलना चाहिए। ऐसा लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन वो मतलब निकाल लेंगे। तो ये सब चीज़ें आएंगी रूढ़िवादी परंपरा में कि धर्म में भले ही लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लोगों ने कह दिया, किसी अथॉरिटेटिव लीडर आया और उसने कह दिया कि किसी औरत का पति मर जाए तो उस औरत को जिंदा जला दो उस पति की चिता के साथ। लोगों को नहीं पसंद कि किसी औरत का हस्बैंड मर जाए तो वो औरत बोझ बन जाएगी अब हर जगह, तो इससे अच्छा उसको मार दिया जाए। तो अब क्या है, इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हाँ धर्म में ऐसा लिखा है, और बस
आपने कह दिया और इस चीज़ पे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। तो ये चीज़ है रूढ़िवादी सोच। लड़की की शादी होगी तो लड़की को दहेज देना है और ऐसा ऐसा करना है। ये सब रूढ़िवादी सोच में आता है कि कोई एक ऐसा अथॉरिटेटिव लीडर आए जो किसी भी रिलीजन या किसी भी टेक्स्ट को पढ़े, अपने हिसाब से कुछ भी मतलब निकाल ले और वो थोप दे दुनिया पे कि हाँ भगवान ऐसा चाहते हैं और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, ये हमारे परंपरा के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे भगवान के खिलाफ है। दूसरा टर्म आया है बिगट। बिगट का क्या मतलब होता है? एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ और कल्चर्स। कोई एक ऐसा आदमी जो इनटॉलरेंट हो। टॉलरेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना, और इनटॉलरेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो बिगट को हिंदी में कहते हैं कट्टर। तो बिगट का मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरा आदमी किसी दूसरे धर्म को फॉलो कर ले या किसी दूसरे कल्चर को फॉलो कर ले। तो कट्टर आदमी को हमेशा ये लगता है कि जो मेरा धर्म है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरा धर्म ही सही है, और कोई दूसरा आदमी दूसरा धर्म फॉलो कर रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि ये कैसे कर ले रहा है। कोई आदमी दूसरी भाषा बोल रहा है तो ये दूसरी भाषा क्यों बोल रहा है। कोई आदमी दूसरे कपड़े पहन रहा है तो ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रहा है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कट्टर। और ये जो कट्टर लोग होते हैं, इनको जिसे बिगट्स कहा जाता है, ये एक्चुअली अगर आप कई सारे इंसान लो, कई सारे इंसानों में कुछ ऐसे इंसान होंगे जो कट्टर होंगे, और ये हर धर्म में, हर देश में, हर जगह पाए जाते हैं। और ये जो कट्टरता है, कट्टरता सिर्फ धर्म के लेवल पे नहीं चलती है। जो आदमी कट्टर होता है यानी कि उसके सोचने का तरीका ही वही, उसका दिमाग ही वैसे चलता है, तो जो कट्टर आदमी होता है वो किसी भी चीज़ में कट्टर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो जब हम कहते हैं कि कट्टर है तो हम बेसिकली ये वर्ड सिर्फ धर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कट्टर ईसाई है, कट्टर मुस्लिम है, कट्टर हिंदू है, जबकि आदमी किसी भी चीज़ के लिए कट्टर हो सकता है। जैसे कि इंट्रा रिलीजन भी आदमी कट्टर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कट्टर मुसलमान है तो इस चीज़ के भी चांसेस ज़्यादा होंगे कि मुस्लिम वर्ग के अंदर भी वो अगर आदमी सुन्नी मुस्लिम हो तो वो कट्टर सुन्नी मुस्लिम हो जाएगा। तो कट्टर सुन्नी मुस्लिम हो जाएगा तो शिया मुस्लिमों से नफरत करेगा, शिया मुस्लिमों को अपना दुश्मन समझेगा। अब जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान में कट्टर मुस्लिमों की संख्या काफ़ी है और वो कट्टर मुस्लिम हैं तो वो कट्टर सुन्नी भी हैं। तो वहाँ जो शिया मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता है, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करके रखा जाता है। तो पाकिस्तान की असली हालत यही है कि पाकिस्तान में दूसरे धर्म के जितने लोग हैं, चाहे हिंदू हों, सिख हों, चाहे ईसाई हों, जितना उनको परेशान किया जाता है उतना ही परेशान शिया मुसलमानों को भी किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो मुस्लिम है। लेकिन बस इतनी बात है कि जो आदमी कट्टर है वो फिर कट्टर है। इसके बाद आदमी अपनी नस्ल के लिए कट्टर हो सकता है। जैसे कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी वाइट लोग हैं जो अपनी नस्ल के लिए कट्टर हैं, कि उन्हें लगता है कि हम वाइट रेस के हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि ये ब्लैक रेस के लोग कैसे रह रहे हैं सुकून से। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिले तो ब्लैक लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ कर देंगे, उनको परेशान कर देंगे, उनको तंग करेंगे। और अगर किसी ब्लैक के साथ कुछ बुरा होता है तो वो इस चीज़ का अंदर ही अंदर उनको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि चलो अच्छा ही हुआ कि इसके साथ ऐसा हुई है, ब्लैक लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो वो रेस के लिए कट्टर है। ये इंसानियत की फितरत है, अब क्या करें, है इंसान ऐसे, क्या कर सकते हैं। लोग अपनी कास्ट के लिए कट्टर हो जाते हैं कि हम अगर इस कास्ट के हैं तो ये कास्ट के लोग ही सबसे अच्छे होते हैं, दूसरी कास्ट के लोग दुश्मन हैं। तो कास्ट के लिए आदमी कट्टर हो सकता है, आदमी अपने भाषा के लिए कट्टर हो सकता है, किसी सेलिब्रिटी के लिए कट्टर हो सकता है। जैसे कोई एक्टर पसंद हो किसी आदमी को तो फैन होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कट्टर फैन होना यानी कि वो अब बाकी सारे जितने एक्टर्स हैं उनको दुश्मन समझेगा, और जिस फैन का वो जिस सेलिब्रिटी का कट्टर फैन है उसको किसी भी चीज़ में डिफेंड करेगा, किसी भी हद तक करेगा। लोग पॉलिटिक्स में कट्टर हो जाते हैं, अपने ख्यालों में कट्टर हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके।
तो और आपको जिंदगी की एक और हकीकत बता रहा हूं कि ये जो कट्टर लोग होते हैं, कट्टर लोग, इनका सिस्टम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कट्टर ईसाई है, तो कट्टर ईसाई का मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी ईसाई धर्म को उसने पढ़ रखा है, ईसाई धर्म को वो जानता है और वो ईसाई धर्म को फॉलो करता है और वो जीसस क्राइस्ट को आत्मसात करता है कि अगर यहाँ पे जीसस क्राइस्ट होते तो जीसस क्राइस्ट क्या कहते या जीसस क्राइस्ट कैसे काम करते। ऐसा नहीं है। कोई आदमी अगर कट्टर ईसाई है तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि वो आदमी दूसरे धर्मों से नफरत करता है। ठीक है, बस इतना समझिएगा कि जो आदमी कट्टर होता है उसका ये मतलब नहीं कि वो अपने धर्म से प्यार करता है, धर्म को फॉलो करता है, वो दूसरों से नफरत करता है। और इसी वजह से अब जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई कट्टर ईसाई है तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे ईसाइयों से प्यार करेगा, कि अगर कोई ईसाई भूखा मर रहा है तो उसको भूखे नहीं मरने देगा, कोई ईसाई का इलाज नहीं हो पा रहा है तो पैसा इकट्ठा करेगा कि इसका इलाज हो जाए, कोई ईसाई को तकलीफ में है तो उस ईसाइयों से प्यार करे। ऐसा नहीं है कि कट्टर ईसाई बाकी सारे ईसाइयों से प्यार करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कट्टर ईसाई है तो दूसरे धर्मों से नफरत करेगा, ये जरूर है। वो नफरत निभाएगा, वो प्यार नहीं निभाएगा, क्योंकि अगर वो प्यार निभाता तो धर्मों में प्यार निभाने को तो कहा गया है। जो आदमी धर्म फॉलो करता है वो आदमी कट्टर नहीं होता, क्योंकि कट्टर जो वर्ड है, कट्टर प्यार की तरफ नहीं, कट्टर दुश्मनी की तरफ चलता है। धर्म हमेशा प्यार करना सिखाते हैं। तो कोई भी आदमी अगर कट्टर है, कट्टर मुस्लिम है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमानों से प्यार करेगा, मुसलमानों को, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होने देगा, इलाज करवाएगा, उनको हर चीज़ करेगा। नहीं, कट्टर मुस्लिम है दूसरों से नफरत करेगा। कट्टर हिंदू है तो मतलब बाकी हिंदुओं से प्यार करेगा? नहीं, बाकी हिंदू जिए चाहे मरे चाहे जो हो, उसको फ़र्क नहीं, बाकियों से नफरत करेगा। तो ये कट्टर एक इंसानियत की फितरत है और ये मतलब होता है बिगट का। ये पूरी दुनिया में कट्टर लोग पूरी दुनिया में हैं, अलग अलग लेवल पे चलते हैं और हर आदमी किसी न किसी चीज़ के लिए कट्टर ज़रूर होता है। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, कोई आदमी किसी चीज़ के लिए कट्टर हो चाहे ना हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गे लोगों के बहुत खिलाफ हैं, उनको गे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये भी एक कट्टरता है कि आपको गे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, कि आप कोई गे मिल जाए तो आप बिल्कुल उसको इंसान ही नहीं मानोगे। तो ये बस सोचने विचारने के तरीके हैं। तो ये मतलब है डॉगमा का, ये मतलब है बिगट का। और अब वापस चलते हैं उस स्टेटमेंट पे, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ये था, These interactions made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teachings created division and disharmony among his subjects. तो अकबर जब अलग अलग धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाते रहते थे, अलग अलग लोगों को उनसे बात करते थे, डिस्कशन करते थे, तो उन्हें ये रियलाइज होता था कि ऐसे रिलीजियस स्कॉलर, यानी कि ऐसे धर्मगुरु, सारे धर्मगुरु बुरे नहीं होते, लेकिन ऐसे धर्मगुरु जो एम्फेसाइज या जोर देते हैं रिचुअल्स पे, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज पे, हम हमेशा से ऐसा चला आया है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और डॉगमा पे। तो ऐसे धर्मगुरु जो बहुत ज़्यादा जोर रिचुअल और डॉगमा पे देते हैं, ऐसे धर्मगुरु अक्सर बिगट्स होते हैं। और जब ये बिगट्स होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी टीचिंग्स की वजह से समाज में डिवीजन होता है और डिसहार्मोनी होती है। हार्मोनी का मतलब होता है शांति और सब लोगों में कोऑर्डिनेशन, और डिसहार्मोनी का मतलब होता है अशांति और आपस में लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, आपस में घिस मर रहे हैं। दिस लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कोलर or universal peace. This idea of tolerance does not discriminate between people of different religions. Instead, it focuses on the system of ethics, honesty, justice and peace. Akbar started a new religion called Deen-e-Ilahi. तो इस वजह से अकबर ने क्या किया, अकबर ने एक नया एक आइडिया बनाया जिसका नाम था सुलह कुलर, या जिसको यूनिवर्सल पीस भी कहते हैं, यानी कि शांति और प्यार का जो एक आइडिया है। और ये जो आइडिया ऑफ टॉलरेंस ये सिखाता है कि लोगों के बीच भेदभाव नहीं करना है, भले ही लोग अलग अलग धर्म के हों। और ये जो यूनिवर्सल पीस का जो आइडिया है,
ये बेसिकली इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है कि लोग ऑनेस्टी के साथ रहें, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी जिएं, न्याय के साथ ज़िंदगी जिएं, यानी कि किसी पे अत्याचार ना करें, किसी बेगुनाह को परेशान ना करें, और पीस यानी कि शांति से जिएं और शांति से दूसरों को भी जीने दें, प्यार से रहें, कायदे से रहें, न्याय से रहें। तो और इस वजह से अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीन इलाही। इलाही का मतलब भगवान जिसने दुनिया बनाई, और दीन का मतलब धर्म, तो दीन इलाही का मतलब भगवान का धर्म। अकबर ने देखा कि सारे जितने धर्म हैं सब में जो शुरुआत की बातें हैं, जो बेसिक फिलॉसफीज हैं, सब में एक जैसी हैं, और बेसिक फिलॉसफीज हर धर्म की अच्छी हैं। तो अकबर ने उन बेसिक फिलॉसफीज का कलेक्शन बनाया और ये धर्म बनाया दीन इलाही। और इस धर्म में बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं रखे, क्योंकि जब ये रिचुअल्स, जब धर्म उन बेसिक फिलॉसफीज से जब जाता है इंसानों के पास, तो जब इंसानों के पास वो धर्म लगता है तो इंसान उस धर्म का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए इधर उधर करते हैं। तो धर्म डिस्टॉर्ट होते चले जाते हैं, उसमें अजीब अजीब रीति रिवाज, अजीब अजीब कस्टम्स आ जाते हैं, वहाँ से धर्म अपना एसेंस खो देते हैं। तो अकबर ने ध्यान रखा कि दीन इलाही में बहुत ज़्यादा रिचुअल्स पे फोकस ना रहे, फोकस रहे ईमानदारी पे, न्याय पे और पीस पे। और जितने धर्मों के जो मेडिटेशन के फॉर्म्स हैं, बुद्धिज़्म से, सनातन धर्म से, हर धर्म से अच्छी अच्छी चीज़ों का मिक्स हुआ था दीन इलाही में। This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. Jahangir, Akbar's son, gives us a glimpse of Akbar's rule. He tells us Sunnis and Shias met in one mosque and Christians and Jews in one church to pray. और ये जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस था, ये प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस फॉलो किया गया अकबर के मरने के बाद। जब जहांगीर बादशाह बने और शाहजहां राजा बने, इनके राज में भी यही प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस चला कि लोगों को धर्म के लिहाज से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जहांगीर, जब इनकी ऑटोबायोग्राफी में जहांगीर बताते हैं कि जो अकबर थे, अकबर के टाइम में ये होता था कि एक चीज़ है, हमेशा होता है कि जैसा राजा होता है, राजा का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जनता पे, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और आप हमेशा हज़ारों सालों से ये चीज़ आप देख सकते हैं, आप आज के प्रेजेंट में, वर्तमान में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि राजा जो होता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जनता में। जैसा राजा होता है जनता वैसी होती चली जाती है। तो अकबर का इफेक्ट जनता पे ऐसा पड़ा कि अकबर के टाइम में शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान एक ही मस्जिद में मिल के प्रार्थना करते थे। और ये बहुत बड़ी बात थी, अगर उस ज़माने की बात करी जाए, बहुत बड़ी बात थी। शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम पूरी दुनिया में लड़ते आए और ये एक जगह पे एक मस्जिद में नमाज कर लें। और इसके साथ जो ईसाई थे और यहूदी थे वो भी एक चर्च में जाके प्रार्थना करने लग गए, क्योंकि होता है ये इफेक्ट पड़ता है, राज्य पे ऐसा इफेक्ट पड़ रहा था। अब हम डिस्कस करते हैं कि मुगल राजवंश के दौरान एक और बहुत इंटरेस्टिंग से इंसिडेंट के बारे में, एक फैक्ट के बारे में, कि जहांगीर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अकबर के बाद जो बादशाह बने वो थे जहांगीर। जहांगीर जब राजा बने तो इनकी उम्र 45 साल करीब हो चुकी थी और ज़िंदगी भर ये राजकुमार रहे। तो अब इनकी आदतें भी वैसी रहीं, ये हमेशा शराब पी के हमेशा मस्त रहते थे, इनको राजकाज से कोई मतलब नहीं होता था, ज़्यादातर टाइम सिर्फ नशे में डूबे रहते थे, खाते पीते थे, हंसते गाते थे, सोते रहते थे, इनको राजकाज में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो अब लेकिन राजकाज के काम तो होंगे और जो प्रजा है उसको ये भी फील होना चाहिए कि नहीं, राजा है देख रेख करने के लिए। तो अब यहाँ पे जहांगीर जब ज़्यादातर टाइम नशे में सोते रहते थे तो उस टाइम पे राजकाज की जिम्मेदारी संभाली थी जहांगीर की जो बेगम थी उन्होंने, जिनका नाम था नूर जहां। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमेशा से ये था कि औरतों को इस लायक नहीं समझते थे कि वो राज करें, और यहाँ पे एक औरत इतने बड़े राज में राज कर रही थी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है। मेहरुन्निसा मैरिड जहांगीर एंड रिसीव्ड द टाइटल ऑफ नूर जहां। शी वॉज लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। तो मेहरुन्निसा नाम था इनका, इन्होंने शादी करी जहांगीर से और शादी के बाद इनको टाइटल मिला नूर जहां। ये टाइटल नूर जहां यानी कि जहां की रोशनी, यानी कि पूरे दुनिया की रोशनी, ये पूरी दुनिया इनसे रोशन होती है, इस फीलिंग से ये नाम रखा गया था नूर जहां।
और जहांगीर ने ये नाम इनको दिया था। और ये बहुत लॉयल रही, हमेशा सपोर्टिव रही मोनार्क के लिए। मोनार्क यानी कि जो राजा हैं। As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own title on one side and the other side the inscription struck in the name of Queen Begum Noor Jahan। तो इनके ऑनर में यानी कि इनके इज्जत में जहांगीर ने एक ऐसे सिल्वर कॉइन्स चलाए जिन सिल्वर कॉइन्स के एक तरफ तो इनका अपना टाइटल था और सिल्वर कॉइन के दूसरी तरफ एक इंस्क्रिप्शन लिखा था। और वो इंस्क्रिप्शन ये था कि ये सिक्का बेगम नूर जहां के नाम पे चल रहा है। और ये बहुत एक इज्जत की बात थी कि एक रानी को इतना, बेगम को इतनी इज्जत दी जाए कि हाँ, आप पूरा साम्राज्य में इतना बड़ा रोल रहा है आपका। और नूर जहां का जो पेट नेम था, इनको पातशाह बेगम के नाम से भी जाना जाता था। अब हमारा अगला टॉपिक है मुगल एम्पायर इन एंड आफ्टर 17th सेंचुरी, यानी कि मुगल साम्राज्य 17th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी के बाद क्या हालात थे। 17th सेंचुरी यानी कि जब सेंचुरी ख़त्म होगी तो साल आएगा 1700, यानी कि जो पूरा टाइम था 1600 से लेकर 1700 तक, इस पूरे टाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद के टाइम के बारे में भी, इनफैक्ट 1750 के आसपास तक के टाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया लेंगे। The administrative and military efficiency of Mughal Empire led to the great economic and commercial prosperity। और मुग़ल बादशाहों के टाइम में जो इंडियन सिविलाइजेशन थी उसने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी देखी। इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना ट्रेड हुआ करता था, इंडियन सिविलाइजेशन से इतनी सारी चीज़ें दूसरे सिविलाइजेशंस में जाती थी। और दूसरे सिविलाइजेशन से, क्योंकि उस टाइम पे सोना और चांदी चला करते थे, तो सब जगह से सोना चांदी इंडियन सिविलाइजेशन में आता था। और जब एक साथ इतना बड़ा साम्राज्य होगा, एक यूनिफाइड सिस्टम, तो और तेज़ी से चीज़ें होती हैं और स्मूथली होती हैं। तो इस वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई। और इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से ही ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जहाँ पे पैसा होगा, जहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी, वहीं पे लोग चोरी करने, डाका डालने आएंगे। तो हमेशा जो इंडिया में इन्वेजन होते रहे, कभी मोहम्मद गोरी आया, कभी महमूद गजनी आ रहा है, कभी नादिर शाह आ रहा है, इसके बाद अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ में से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे ईस्ट इंडिया कंपनीज आ रही हैं हिंदुस्तान, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉस्पेरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा थी। तो हर कोई यहाँ से ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, यहाँ को लूटने के लिए आते थे। और रीज़न ये था कि प्रॉस्पेरिटी इतनी थी उस टाइम में। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, बट द सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपैल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद ग्रेटेस्ट ऑप्युलेंस। फेबल्ड का मतलब होता है जिस जगह पे कुछ किस्से हों, कुछ कहानियाँ हों। और अपैल्ड का मतलब होता है अपॉल्ड, कि बहुत ज़्यादा हैरान रह जाना। और ऑप्युलेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रईसी। एक चीज़ होती है अमीर होना, अमीरी, और एक चीज़ होती है रईसी, यानी कि जो अमीरी का भी बहुत बड़ा लेवल है, हायर लेवल है। तो ऑप्युलेंस का मतलब बहुत ज़्यादा रईसी, बहुत ज़्यादा अमीरी। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स थे, ये तो हमेशा रहा है कि एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन लोग आते जाते थे, घूमते रहते थे, रिकॉर्ड रखते थे कि इस सिविलाइजेशन में, इस साम्राज्य में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज हमें इतिहास के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता हैं, बहुत बड़ा रोल ऐसे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स का है। तो इन मुग़ल बादशाहों के टाइम में ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स थे जो ईरान से कभी आते थे, कभी यूरोप से आते थे, और अफ्रीका से आते थे, चाइना से आते थे, घूमते थे, वक्त बिताते थे, फिर चले जाते थे। उनके लिखी हुई किस्से, कहानियाँ, किताबें सब हमें मिलती हैं। तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स बताते हैं इंडिया के बारे में कि जब ये मुग़ल बादशाहों के यहाँ आते थे तो बताते थे कि फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ, कि ये जो सुनते थे कि ये वो जो मुग़ल बादशाहों का राज है या वो जो हिंदुस्तान है, वहाँ बहुत अमीरी है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, तो वो लिखते हैं कि हाँ, वो जितने भी किस्से कहानियाँ थे वो सच थे कि वाकई इतनी प्रॉस्पेरिटी थी हिंदुस्तान में। लेकिन एक और ख़ास चीज़,
वही सेम विजिटर्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान और चकित भी रहते थे, अपॉल्ड रहते थे कि कितनी ज़्यादा गरीबी भी है उसी टाइम पे। एक तरफ हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा रईसी है कि इतने बड़े बड़े महल हैं, सोने चांदी की बिल्कुल नदियाँ बह रही हैं, और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा गरीबी भी है कि लोगों के पास बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। Documents from Shah Jahan's reign tell us the 5% highest ranking mansabdars received 60% of total estimated revenue of the empire for themselves and their troopers। और हिंदुस्तान में कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब कि जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो इस टाइम पे इतनी इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जो 5% सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे उनको 60% रेवेन्यू मिला करता था अपने ट्रूपर्स के लिए, यानी कि सेना बनाने के लिए। इतना रेवेन्यू इतने कम लोगों के पास जाता था, तो ये इतने अमीर थे। तो एक तरफ तो ये होता था, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो गांव के लेवल पे जो हमेशा से चलती आई है, जो आज भी है, जो ये डिस्कस कर चुके हैं कि ज़मीन, सारे रिसोर्सेज जो हायर कास्ट के लोगों के पास हैं और लोअर कास्ट के लोगों के पास ना ज़मीन है ना रिसोर्सेज, तो वो गुलाम बन के रह जाते थे। तो ये पूरी गांव के लेवल पे इनइक्वालिटी और साम्राज्य के लेवल पे ये वाली इनइक्वालिटी। तो इसी इनइक्वालिटी की बात करी गई कि जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स थे देखते थे कि एक तरफ इतनी रईसी और एक तरफ जब वो गांव देहात के इलाकों में या फिर ये किसानों को देखते थे, मजदूरों को देखते थे, एक तरफ इतनी ज़्यादा गरीबी। The expenditure of Mughal emperors and mansabdars benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of primary producers, the peasants, the artisans। और ये जितने भी मुग़ल बादशाह थे, जितने भी मनसबदार थे, इनकी वजह से जितने आर्टिजन यानी कि जितने भी कलाकार हैं, जितने भी तमाम आर्टिस्टिक काम करने वाले हैं, मूर्ति बनाने वाले लोग हैं, जितने भी पेंटर लोग हैं, गायक लोग हैं, जितने भी ऐसे कलाकार टाइप के लोग हैं, और जितने पीजेंट्री के लोग हैं, इनको बड़ा फ़ायदा हुआ करता था। क्योंकि अब होता क्या था, जो लोग किसान हैं ये पार्ट टाइम के लिए ऐसे कुछ छोटे मोटे कलाकारी और ऐसी सी चीज़ें करते थे। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं इनको मुंह मांगे दामों पे ख़रीदते थे जो अमीर लोग थे, जो मुग़ल बादशाह लोग थे, मनसबदार लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे। मुंह मांगे दामों में इनकी पेंटिंग्स, इनकी मूर्तियाँ, इनकी कलाकारियाँ, इनके बनाए हुए कपड़े, ये सब चीज़ें मुंह मांगे दामों पे ख़रीदते थे। तो इनकी वजह से पीजेंट्री और आर्टिजन्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था। लेकिन साथ ही साथ फिर इनको रेवेन्यू भी देना पड़ता था, इनको टैक्स भी देना पड़ता था। तो इस वजह से होता क्या था कि जो आर्टिजन्स या पीजेंट्स थे, इनके पास पैसा बहुत कम बचता था कि ये कोई इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में कर पाएँ? जैसे खेती किसानी करनी है तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदें, अच्छी क्वालिटी की खाद खरीदें और थोड़े से बेहतर आप ये टूल्स खरीदें, तो आपकी खेती किसानी की पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छी क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी की खाद खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आप पैसा लगाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा पैसा आपको मिले इसके लिए पहले आपको पैसा लगाना भी पड़ेगा। तो इस चीज़ को कहा जाता है इन्वेस्ट करना। तो लोगों के पास पैसा कम हो पाता था, इस वजह से वो इन्वेस्ट भी कम कर पाते थे, तो इस वजह से खेती भी कमज़ोर रह जाती थी। तो इस वजह से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि जो बेसिकली जिनके मेहनत से पूरी दुनिया, पूरा साम्राज्य चल रही है, जो किसान और जो आर्टिजन्स हैं, ये काफ़ी गरीब रह जाते थे। लेकिन खैर ये पूरे जब तक हिंदुस्तान के जितने राजा थे तब तक फिर भी इनके हाल ठीक थे। जब हिंदुस्तान के राजा चले गए और अंग्रेज़ों का राज आया, तो फिर ये जितने पीजेंट्स थे, जितने आर्टिजन्स थे, इनके भूखे मरने की नौबत आ गई। और अंग्रेज़ों के टाइम में सबसे बुरा इफ़ेक्ट इन लोगों पे पड़ा है। जब हम कहते हैं कि यहाँ लाखों लाखों लोग भूख से मर गए, तड़प के मर गए, इनकी ज़िंदगियाँ इतनी बुरी हो गई थी, ये जितने भी पीजेंट्स और आर्टिजन्स थे, इतनी बुरी ज़िंदगियाँ हो गई थी इनकी अंग्रेज़ों के टाइम पे कि उनको फिर अब ये वाला टाइम बड़ा अच्छा लगने लगा था कि चलो कम से कम इस टाइम पे फिर भी इनकी ज़िंदगियाँ ठीक चल रही थी।
The poorest among them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources to increase productivity. और जो सबसे गरीब लोग थे वो बिल्कुल हैंड टू माउथ रहते थे। हैंड टू माउथ का क्या मतलब? ये एक फ्रेज होता है ये दिखाने के लिए कि किसी आदमी के पास सिर्फ इतना पैसा है कि वो अपने जीवन का गुजारा कर पा रहा है। हैंड टू माउथ का ये मतलब होता है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, सिर्फ इतना कि वो खा ले रहा है, कपड़ा पहन ले रहा है, रह ले रहा है, सिर्फ इतना ही पैसा है कि जीने भर का। और इनके पास इतना पैसा नहीं कि वो एडिशनल रिसोर्सेज में कहीं पैसा खर्च कर सकें या इन्वेस्ट कर सकें अपनी प्रोडक्टिविटी या खेती किसानी को इम्प्रूव करने के लिए। वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ मुगल इलाइट मेड देम वेरी पावरफुल। As the authority of Mughal emperors slowly declined, the servants emerged as powerful centers of power in the regions. They made new provinces and dynasties like Awadh and Hyderabad. Later on, they took on independent political identities. अब हुआ ये कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो जितने भी मुगल बादशाहों के अलग अलग जगहों के गवर्नर थे ये टाइम के साथ बहुत पावरफुल होते चले गए। इनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, बहुत रिसोर्सेज हो गए। और औरंगज़ेब के टाइम में जैसे हर जगह के लोग परेशान हो गए थे, बगावत हो रही थी, तो सब लोग अलग होने का मन हो गया उनका कि अब हम अलग होना चाह रहे हैं कि हमें इन मुग़ल साम्राज्य के साथ नहीं रहना। तो औरंगज़ेब के मरने के बाद कई सारे ऐसे राज्य हैं जो अलग हो गए। अब उनके पास पावर भी थी, पैसा भी था, अपनी सेना भी थी। तो इस वजह से वो जितने प्रोविंसेस और डायनेस्टीज़ थे कई सारे, जैसे कि अवध का इलाका है, जितना पूरा यूपी का इलाका है, जो हैदराबाद का इलाका है, जो बंगाल का इलाका है, ऐसे कई सारे इलाके थे जो अलग हो गए इन मुग़ल बादशाहों से और इन्होंने इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ बना ली, यानी कि वो पूरी तरीके से आज़ाद हो गए। वो अब अपना टैक्स भी इनको नहीं देंगे, वो अपनी सेना भी इनको नहीं देंगे, वो पूरी तरीके से अलग अलग आइडेंटिटी बन गई। और यहीं से एक वो धागा जुड़ता है कि जब अंग्रेज़ आए उन्होंने बंगाल से लड़ाई करी तो सिर्फ बंगाल लड़ा। उस टाइम पे ये यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, गुजरात, ये लोग नहीं लड़े। जब उन्होंने डेक्कन में लड़ाई करी तो सिर्फ डेक्कन लड़ा, फिर पूरा इलाका नहीं लड़ा। जब सारे इलाके अलग अलग हो गए तो हर कोई अपने आप में ही लड़ाई करेगा और इस वजह से अंग्रेज़ों ने एक एक करके सबको हराया। उन्होंने बंगाल हराया, हैदराबाद हराया, डेक्कन हराया, मराठाओं को हराया, मुगल्स को हराया, एक एक करके सबको हराया, क्योंकि सब इस टाइम पे आके अलग हो चुके थे। अब हमारा लास्ट सेक्शन है एल्सवेयर सेक्शन और इसमें हम बात करेंगे सुल्तान ऑफ ऑटोमान के बारे में। Several great monarchs in 16th century, all near contemporaries in different parts of the world. 16th century का जो टाइम था, इस टाइम में कई सारे जो बड़े महान और बहुत गजब के मोनार्क रहे, कई सारे राजा रहे अलग अलग दुनिया के हिस्सों में और सब के सब कंटेम्प्रेरी रहे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उसी टाइम के आसपास। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हम राज कपूर की बात करें तो राज कपूर के जितने कंटेम्प्रेरी एक्टर्स हैं, यानी कि राज कपूर जब एक्टर थे उस टाइम पे जो अलग अलग एक्टर्स थे उनको कहा जाएगा कि वो कंटेम्प्रेरी एक्टर्स थे राज कपूर के टाइम में। अगर हम आज के टाइम की हम बात करें, आज के टाइम के अगर किसी एक्टर की बात करें कि शाहरुख खान, तो शाहरुख खान के जो कंटेम्प्रेरी एक्टर्स, यानी कि शाहरुख खान जब एक्टर बने तो उस टाइम पे कौन कौन से अलग अलग एक्टर रहे, तो इस चीज़ से ये वर्ड है कंटेम्प्रेरी, यानी कि जिस आदमी के बारे में बात करी गई है उसके वक्त के दौरान की जितनी चीज़ें या जितने लोग थे। One such ruler was ruler of Ottoman Turkey, Sultan Suleiman. During his rule, Ottoman state expanded into Europe, seizing Hungary, Austria, and Iraq, Baghdad, and North Africa. तो अब जो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है वहाँ पे ऑटोमान साम्राज्य था। 16th सेंचुरी में एक राजा हुए जिनका नाम था सुल्तान सुलेमान। ये राजा बने ऑटोमान टर्की के। और जिस तरीके से हमने ये देखा कि अकबर ने जैसे राजा बने, अकबर ने साम्राज्य बढ़ाया और मेंटेन किया, सबसे रिश्ते अच्छे रखे और बरकरार रखा, वैसे ही सुल्तान सुलेमान जो थे इन्होंने ऑटोमान साम्राज्य को अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ाया और बरकरार रखा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरोप का जो हिस्सा था, यूरोप में इन्होंने हंगरी वाला जो इलाका था और ऑस्ट्रिया का इलाका था ये जीत लिया।
एशिया की तरफ ये आए, इन्होंने इराक और बगदाद वाला इलाका जीता, और जो नॉर्थ अफ्रीका का पूरा इलाका है, स्टार्टिंग का इलाका मोरक्को तक, वहाँ तक का पूरा इलाका हो गया और ऑटोमान साम्राज्य एक अच्छे खासे बड़े हिस्से में हो गया। और इनके टाइम के आसपास ऑटोमान एक सुपर पावर बन के उभरा पूरी दुनिया में। He reconstructed the Ottoman navy and competed with Spain in Eastern Mediterranean. In the Arabian Sea, it challenged the Portuguese. अब ये जो सुल्तान सुलेमान थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑटोमान नेवी यानी कि जो जल सेना होती है, इसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया और इसे इतना मजबूत बनाया कि ये ईस्टर्न मेडिटेरियन में, मेडिटेरियन सी जो है, मेडिटेरियन सी अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच का जो समंदर है उसे कहते हैं मेडिटेरियन सी। तो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी यानी कि उसके ईस्टर्न हिस्से में ये स्पेन से compete करता था ऑटोमान साम्राज्य। उस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी हो गई थी ये ऑटोमान साम्राज्य की, और अरेबियन सी में ये चैलेंज देते थे पोर्चुगीज को। और इसके बाद द मोनार्क वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अल कानूनी एज ही गेव मैनी लॉज। ही ट्राइड टू स्टैंडर्डाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल एम्पायर एंड टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्री फ्रॉम फोर्स्ड लेबर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस। तो ये जो सुल्तान सुलेमान थे, इनको टाइटल दिया गया अल कानूनी, और इसका मतलब होता है लॉ गिवर, यानी कि जो कानून देता है। और इसकी वजह ये थी कि जब ये राजा बने, इन्होंने कई सारे कानून बनाए। और कानून बनाने के सेंस में क्या था कि जैसे साम्राज्य बढ़ रहा है तो हर इलाका जैसे जैसे जीत रहे हैं, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो तरीके हैं उनको ये अप्लाई करते गए। तो उतना जितना पूरा बड़ा साम्राज्य बना, हर जगह वो एक ही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता चला गया। जैसे मुगल साम्राज्यों के साथ था, मुगल साम्राज्य जैसे जैसे बढ़ता चला गया, हर इलाका जो इन्होंने नया जीता, हर इलाके में एक मीर बख्शी होगा, एक ऐसा होगा, जो पोस्ट बनाई गई, जो रेवेन्यू सिस्टम बनाए गए, जो आर्मी के सिस्टम बनाए गए, पूरे हर जगह पे जीतते चले गए, तो हर जगह वही सिस्टम होते चले गए, तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम सा बन गया। वही सारी चीज़ यहाँ पे हुई कि एक स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जैसा बन गया जब इतने बड़े साम्राज्य में ऑटोमान का राज हुआ। और कई सारे कानून उन्होंने बनाए खेती करने वाले किसानों के लिए कि इनको फोर्स्ड लेबर से बचाया जा सके, यानी कि जो बंधुआ मजदूरी होती है कि आप किसी को गुलाम बना के उससे काम करवाओगे, उसको पैसा भी नहीं दोगे, अधिकार भी नहीं दोगे, तो जो फोर्स्ड लेबर होता है, गुलामों के जैसे किसी से काम करवाना, इससे बचाने के लिए उन्होंने, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस होते हैं, इन चीज़ों से बचाने के लिए कि वो किसानों को बचा पाएँ, इन्होंने कई सारे कानून लाए। तो इस वजह से इनको इतने सारे कानून बनाने की वजह से इन्हें टाइटल दिया गया था अल कानूनी। When the Ottoman Empire declined, the reign of Sultan Kanuni was remembered as the period of ideal governance। और एक वक्त ऐसा आया, हर साम्राज्य बढ़ता है, बड़ा होता है, लेकिन एक ऐसा वक्त होता है कि वो साम्राज्य टूट जाता है। जब वो ऑटोमान साम्राज्य डिक्लाइन हुआ, तो उस टाइम के बाद जो सुल्तान ये कानूनी का जो साम्राज्य था, इनका जो वक्त था, इसे याद किया गया और पीरियड ऑफ आइडियल गवर्नेंस माना गया कि जो भविष्य के जितने लोग थे वो याद करते थे कि हाँ, अल कानूनी का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम था। इन्होंने कई सारे इम्प्रूवमेंट्स लाए, और सबसे अच्छी बात, किसानों के हक के लिए, उनको बचाने के लिए इन्होंने कई सारे कदम उठाए थे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्लास 7th हिस्ट्री का 4th चैप्टर, द मुगल एम्पायर। चलिए फिर, थैंक यू।